पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रहा है। जनरली पाकिस्तान के अंदर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारत क्यों ही डिस्कस करेगा, पर ये भारत पे एम्ड लग रही है। 27th अमेंडमेंट, जिसके अंदर आसिम मुनीर को पूरा न्यूक्लियर कमांड का हेड दे दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का कह रहे हैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल रोल रह जाएगा। इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? डिफेंस मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई है किसी और मुद्दे को लेके, और ये पूरी जो कॉम्प्लेक्सिटी बलूचिस्तान में भी है, पीओजेके के अंदर भी है, उस सबको डिस्कस करने के लिए इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज कि पहली बारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जी। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। सर, अगर मैं ये अमेंडमेंट से शुरू करूं सर, जो आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ड्यूअल रोल दिया जा रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल वो पहले ही हैं, और ट्रेडिशनल सिविलियन लैंड कमांड अथॉरिटी जो होती है न्यूक्लियर की, उसमें प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशनल रोल दिया जाएगा, कोई ऑपरेशनल रोल नहीं। तो सर, ये एवरी पावर इज बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन आसिम मुनीर। हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट इंटरनली इन पाकिस्तान एंड फॉर भारत? सो एक्चुअली में इससे ज़्यादा डेंजरस कहीं कुछ नहीं हो सकता जब सारी पावर एक आदमी के हाथ या एक रैंक के पास, एक अपॉइंटमेंट के पास हो जाएगी। थोड़ा सा इतिहास ये भी है कि जब भी पाकिस्तानी लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने किसी अपने चहेते को चीफ बनाया है, सुपरसीड करके, थोड़ा आगे पीछे करके, उस चहेते ने उसके पीठ के पीछे छुरा भोंका, जो आपको मालूम है ये इनका ट्रेंड है और कोई नई बात नहीं है। ये आपस में ही करते रहते हैं और हर बार, जैसे जियाउल हक को लेकर के आए भुट्टो, भुट्टो को उसने हैंग कर दिया। फिर मुशर्रफ को लेके आने वाले नवाज शरीफ थे, उन्होंने नवाज शरीफ को देश से बाहर निकाल दिया। और अभी आसिम मुनीर को लेकर के आने वाले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ थे, उनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस थी, उनको लगा सब कुछ ठीक ठाक है, ये डीप स्टेट एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका CIA का आदमी है, शायद सब कुछ इनके काबू में रहेगा और हो सकता है काबू में रहे। मगर किसी भी देश में, एक अच्छे सॉवरेन कंट्री के अंदर, जहां पर नॉर्थ कोरिया टाइप नहीं, बट किसी और भी देश में, इवन ईरान जैसे देश में, जो काफी एक सेंट्रल कमांड होता है, उसके अंदर जो पावर होती हैं वो सारी डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होती हैं। पॉलिटिकल पावर किसी के पास होती है, लैंड फोर्सेस की पावर किसी के पास होती है, पुलिस की अथॉरिटी कहीं होती है, जुडिशरी की कहीं होती है। मगर पाकिस्तान में अभी तक प्रॉक्सी हो चाहे किसी भी तरीके से हो, ये जो पावर थी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की, हमेशा पॉलिटिकल ओवरसाइट के अंदर रही। भले ही कोई चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आ गया हो मुशर्रफ जैसा, तो भी एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के डायरेक्ट कंट्रोल में दिया। अब ये जो पहला स्टेप उन्होंने फील्ड मार्शल बनाने का लिया था, उस टाइम पे ही ये क्लियर हो गया था कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा, और अगला स्टेप ये भी हो सकता है कि हमेशा के लिए फील्ड मार्शल रहें और उसके बाद में उनको कभी गद्दी न छोड़नी पड़े और किसी न किसी तरीके से ये कंट्रोल हमेशा बना रहे। समथिंग लाइक परमानेंट, एक देश का जो मौलवी टाइप होता है कि भाई ये चीफ सुप्रीम लीडर है, जैसे ईरान के अंदर है, उस तरह का एक कंसेप्ट की तरफ ये लाइन है। ये मेरा मानना है और लोग बात भी करते हैं इस चीज के बारे में इन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी। ये लाइन इस दिशा में उधर जा रही है। मगर खतरा क्या है? खतरा ये है कि जब डायरेक्टली न्यूक्लियर पावर आपके पास होती है, तो एक एस्केलेशन लैडर होता है कि जो पाकिस्तान कोशिश करता है कि हम काउंटर इंसर्जेंसी करें, एक दूसरे के अपना भारत के अंदर आईडी डालें, अफगानिस्तान के अंदर बच्चों को मार दें, अपने देश के अंदर जो कार्रवाई है वो करते रहें। फिर एक लेवल आता है लोकलाइज कंफ्लिक्ट, समथिंग लाइक जो कारगिल में हुआ, कहीं लोकल सीज फायर वॉयलेशन हो, कहीं घुसपैठ कर लिया, इंट्रूजन कर लिया। फिर एक होता है लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, जो एक रीजन के अंदर हो, जम्मू कश्मीर के इलाके में हो, चाहे राजस्थान गुजरात के इलाके के अंदर कुछ हो जाए। बट कन्वेंशनल फोर्स एप्लीकेशन जो होता है वो फाइनल होता है। उसके अंदर भी एक प्रावधान होता है, एक सिस्टम होता है, जिसके अंदर अगर आप न्यूक्लियर की कमांड किसी और के पास में है, कोर्ट्स बस उनके पास में है, तो लोग यकीन करते हैं कि बहुत ही जायज हो, सोची समझी रणनीति के हिसाब से जो लास्ट एक कार्ड होता है, उस कार्ड को खेला जाए। और ये जब कार्ड
जिसके पास में सारी पावर है, लैंड की पावर है, फोर्स की पावर है, तीनों सर्विसेज की पावर है, और उसके हाथ में अगर आप ये एक कार्ड दे देते हैं, तो अगर एक सिरफरा आदमी हो, और आसिम मुनीर कुछ हद तक सिरफरा है, वो उसको इस्तेमाल करने में हिचक नहीं सकता। बट एक छोटी सी सोच जो है वो ये भी है कि जो जानकारी है कि आज न्यूक्लियर एसेट जो भी उनके पास पड़े हैं, परवेज मुशर्रफ ने उनके कीज CIA US के पास में दिए हैं, तो शायद एक छोटा सा बफर आज इस रीजन के अंदर अवेलेबल है, वरना पाकिस्तान के पास वो काबिलियत है कि ये पैसे के लिए किसी भी देश को ये बॉम्ब बेच सकता है। सर इसमें एक तो परवेज मुशर्रफ का फिर वही वाली पावर आ गई है जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास थी, इफ नॉट इन द नेम बट डी फैक्टो ही हैज द सेम पावर दैट प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैड, और डज ही हैव लेसर पावर और मोर पावर्स? एक और दूसरा सर, ये भारत पे तो संबंधित हम आएंगे ही, बट इससे तो इजराइल को भी खतरा है, इससे तो यूएस की भी जो पूरी इंटरनेशनल पॉलिसी है उसको भी खतरा है। अगर वो कीज वाली बात है तो कम खतरा है, पर तब भी खतरा तो है, और इसराइल के लिए तो लाइव क्लियर प्रेजेंट डेंजर है। फिर अगर एक ही व्यक्ति है, उसके मन में जब आया कर सकता है, वो अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसराइल से, सो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाती है इसराइल पे सर। नहीं, तो दोनों बातें मैंने बोली आपको, लास्ट में मैंने यही बताया कि कितने भी पैसे के लिए ये देश कुछ भी कर सकता है। ये रेंटियर देश है, किराए का देश है, किराए के फौज है, और आप देख ही रहे हैं अभी कुछ समय के अंदर बहुत ही ओपन तरीके से चीजें आ रही हैं। इससे पहले लोग छुपी हुई थी, लोगों को पता नहीं था। जैसे पाकिस्तान के बारे में लोग बोलते हैं कि, और पाकिस्तानी को बोलते हैं कि भाई हम इस्लाम धर्म के को झंडा उठा के चलते हैं, हम इस्लाम के साथ हैं, मुसलमानों के साथ में हैं, और इनकी एक एम्बिशन भी है, क्योंकि आसिम मुनीर में बड़ा क्लियरली बोला है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, पहला देश है जो धर्म के नाम पे पैदा हुआ, इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ। बाकी सारे देश तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, वहां पे लोग इस्लाम के धर्म को मानने वाले थे, और किसी न किसी तरीके से उस इलाके में जब इस्लाम को अपनाया गया फोर्सफुली या नॉर्मली, वो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट पाकिस्तान के अंदर उसको क्रिएट किया गया धर्म के नाम पर। तो जो देश इन सब चीजों को मानता है, थोड़ा रेडिकल की वजह से और पैसे की वजह से, इसको किसी भी देश को बेच भी सकता है, और ये प्रूव करने के लिए कि हम आपके साथ हैं, ये काम कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये एक डायरेक्ट थ्रेट है इजराइल के पास भी, और आपको पता भी होना चाहिए कि इजराइल ने एक समय पर ऑफर भी किया था कि अगर इंडिया साथ दे तो हम इसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको हम जीरो कर देंगे थ्रू स्ट्राइक्स। बट किसी कारणों की वजह से उस टाइम पे जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन हो गई, कोई पॉलिटिकल कंडीशंस रही हो, जिसकी वजह से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, वरना ये जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम पहले की पहले खत्म हो जाती है। राइट, दैट इज वन पार्ट। और दूसरा, आपने एक जो सवाल पूछा कि ये सारी चीजें जब परवेज मुशर्रफ के पास में थी वैसे इसके पास में हो जाएंगे, नहीं, ये परवेज मुशर्रफ से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि परवेज मुशर्रफ अपना चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रेसिडेंट थे। तो जब आप ये सब चोले पहनते हो तो एक कहीं ना कहीं एक जो ऑर्डर्स, एक पावर होती है, वो थोड़ा सा अलग रखते हो, एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक गैप सा हो जाता है। मतलब आप न्यूक्लियर कमांड को अलग रखते हो, और उसके लिए भी कई तरीके होते हैं जिसके अंदर लोग डिसीजन लेते हैं सब चीजों के बारे में। मगर ये जो चेंज है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर का बटन है या पावर इसको यूज करने की है, वो डायरेक्टली आसिम मुनीर के पास में है। ये परवेज मुशर्रफ के टाइम से ज्यादा खतरनाक है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है अभी जो इस आसिम मुनीर और जो न्यूक्लियर अथॉरिटीज हैं उसके बीच में कंट्रोल कर सके। ये शिफ्ट है, दिस इज मोर डेंजरस। इट इज मोर डेंजरस देन मुशर्रफ सर। और आपने सर स्टार्ट में बोला कि जो भी आर्मी का चहीता जनरल होता है बाद में आर्मी की पीठ में ही छुरा भोगता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में भी रिसेंटली फजल रहमान जो वहां का बड़ा क्लेरिक है, पॉलिटिकली एक्टिव है, उसने कहा आसिम मुनीर को चुनाव लड़ लेना चाहिए, वर्दी के पीछे क्यों है, पब्लिक सपोर्ट समझ आ जाएगा। तो एक तरफ और वहां से प्रेशर बन रहा है, वहां पे क्लेरिक्स जो बोलते हैं जो आर्मी वालों की प्रमोशंस नहीं हो रही, करियर स्टॉलिंग हो रही है, और दूसरी तरफ रादर देन टेस्टिंग पॉलिटिकली वो बिहाइंड द सीन्स और पावर ग्रैब हो रही है। तो एक पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी प्रेशर कुकर सा सिचुएशन बन ही रहा होगा कि आप और से और कंसंट्रेट कर रहे हो रादर देन हैविंग एन एग्जिट प्लान और अलाउइंग अदर्स टू राइज थ्रू द रैंक्स। या सो 2 साल के बाद में पहली एक प्रमोशन हुई है जो एक किसी जनरल की अभी हुई है। ये 2-3 दिन पहले उन्होंने एक जनरल साहब को प्रमोट किया है,
बट 2 साल से कोई भी प्रमोशन 3 स्टार की नहीं हुई है। 2 चीजें आप समझ लीजिए पाकिस्तान के बारे में। हम चाहेंगे कि ये प्रेशर कुकर की बात आप जो कह रहे हैं थोड़ी सही हो। जो टॉप लीडरशिप के अंदर होता है, इनका जो सिस्टम है, बिजनेस मॉडल है। पाकिस्तान एक प्रोफेशनल फोर्स है टैक्टिकल लेवल के ऊपर, कर्नल्स एंड बिलो के ऊपर, और इसके ऊपर जो पूरी फौज है वो एक बिजनेस मॉडल पे चलती है। हर एक को आदमी को मालूम है कि मैं जब रिटायर होऊंगा, ज्यादा अगर पैर न मारूं, पर न मारूं, तो मुझे मेरी मौत तक, ठीक है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी, पावर की कमी नहीं होगी, मेरे पास बिजनेस होगा। मैं रिटायर होकर के किसी न किसी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट का हेड बना दिया जाऊंगा, और आपको आने जाने दे, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, जो प्रेशर कुकर की बात कह रहे हैं वो एक पब्लिक के अंदर है, बट फजलुर रहमान की अगर बात करें तो ये जो फसाड है, ये सब फसाड थोड़ा सा इनके पीछे देखने वाला है, क्योंकि ये जो जो भी इस्लामिक पार्टी जो ग्रुप्स हैं, इनके तकरीबन सभी लीडर मिलिट्री पावर से कॉम्प्रोमाइज है। ये लीवर होता है कि तुम आ जाओ, चलो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करो, फिर हम कुछ करेंगे, तुम चले जाना। ये काफी इनकी आपस में सोची समझी रणनीति होती है, ताकि जो जनता है उसका गुस्सा जो है थोड़ा सा फ्यूज निकलता रहे, और जो पाकिस्तान आर्मी है वो काबिज रहे। पाकिस्तान आर्मी से पहले आसिम मुनीर ने एक स्मार्ट चीज करी, और बहुत ही शातिर आदमी है। वो आपको कैसे समझ में आता है कि आज एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी वोट था, या जिसकी मेजॉरिटी इंक्लिनेशन थी वो इमरान खान की, वो आपने जेल में डाल दिया। तो ये शहबाज शरीफ एक तकरीबन माइनॉरिटी पार्टी का लीडर है, जिसको उन्होंने स्थापित करके रखा है, और ये सारी चीजें कंट्रोल्ड हैं कहीं और से। आसिम मुनीर भी एक तरीके से छोटा मोटा प्यादा ही है सब चीजों के लिए। कुछ रीजन था जिसके लिए इमरान खान को जेल में डाला गया, और शहबाज शरीफ इमरान खान नवाज शरीफ की पार्टी को लेकर के आए। आसिम मुनीर अगर चाहता तो ये पावर ले सकता है, डायरेक्टली फ्रंट पेस में जाता है, मगर जो पिछला इसका जो इनका एक्सपीरियंस है, जुल्फिकार जियाउल हक का, फिर इसका मुशर्रफ का, उसने इस बार इन्होंने सोचा है पाकिस्तान मिलिट्री ने कि हम पीछे रहेंगे, सामने एक पॉलिटिकल फेस रखेंगे, और हम पूरी चीजें इंटरनली एक्सटर्नली कंट्रोल करेंगे। तो आप देख लीजिए जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं, सभी चीजें उसके अंदर अगर व्हाइट हाउस में बुलाना है तो बात आसिम मुनीर की होती है, शहबाज शरीफ की होती है। सऊदी अरेबिया जाना है, चाइना के अंदर बातचीत करनी है, एक फसाड है। शहबाज शरीफ की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो लगता है कि कितना भयभीत है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल, मुझे भी साथ ले लो ताकि मेरी इज्जत बची रहेगी। और हर जगह पे आसिम मुनीर और उसकी टीम जाकर के पूरी कार्रवाई करते हैं, दे आर द फेस। जो बातचीत भी चल रही है ईरान के साथ, आईआरजीसी के साथ, वो इसलिए चल रही है क्योंकि आसिम मुनीर ने आईआरजीसी के पास, जब से वो DGISI था, तब से एक अच्छा उसने ताल्लुकात बना रखा है। तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसके ताल्लुकात नहीं है, मगर आईआरजीसी के साथ में ताल्लुकात हैं। तो थोड़ी बहुत जो लिवरेज है, आपको अभी सुना होगा 1-2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक समझौता सा हो रखा है कि 3 महीने हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। आसिम मुनीर ने स्टिच किया, पैसे निकले, उसके अंदर काफी पैसे आसिम मुनीर को डायरेक्टली मिले और पाकिस्तान। तो ये सारा जो गेम है पाकिस्तान के अंदर, आसिम मुनीर एक इसको बोलते हैं डिसीवर। इसके देश के अंदर डिसीवर मतलब धोखेबाज, लोगों को धोखा देना, और इसके कई नाम है, बट ये खुद को अपने आप को डिसीवर बताता है, और ये एक फक्र के साथ बताता है कि मैं लोगों का बेवकूफ बना करके काम करता हूँ। सो ये जो चैलेंज है पाकिस्तान के सामने है, पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इंटरनल के अलावा जो उसके बॉर्डरिंग, जो ये आर्टिफिशियल कृत्रिम देश मानता हूं मैं इसको, हमेशा कृत्रिम देश बोलता हूं, जो कहने के लिए यूनाइटेड प्रोविंस के एलीट जो मुसलमान थे उनके लिए बनाया था। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाके देखेंगे 1940s अर्ली 40s के अंदर बलूचिस्तान तो बिल्कुल नहीं चाहता था, वो लास्ट मरते दम तक नहीं चाहता था। पश्तून इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, कहते हम अपने इलाके में जाएंगे। सिंध ने वोट करा था, कांग्रेस के साथ में वोट किया था। पंजाब के अंदर थोड़ा बहुत पैरिटी थी, और ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश है वहां पर एक काफी हुजूम था। वो कहता भाई हमको आजाद होना है हिंदुस्तान से, हम मुसलमानों के लिए हमको जगह चाहिए। तो एक ये रीजन था जो ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया, उसको हवा दी और उसको लेकर के आए। इनिशियल जब था तो उसको दबा दिया, मगर जब इंडिपेंडेंस की बारी आई
तभी ये सब चीजें बहुत तेजी के साथ हुई। तब इनको लगा कि कहीं इंडिया जो एक सोशलिस्ट रास्ते के ऊपर जा रहा है, वो सोवियत रशिया के साथ अगर मिल जाएगा, सोवियत यूनियन के साथ मिल जाएगा, डायरेक्ट लैंड रूट जाएगा, तो हमारी एक कंट्रोल, एक बहुत बड़ी ज्योग्राफी, एक भूभाग का हिस्सा जहां पर इतने लोग हैं, इतना रिसोर्स है, जिससे ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया, वो उनके हाथ से निकल जाए। और पाकिस्तान उस कृत्रिम देश को बनाया गया। अब वो कृत्रिम देश उनके हाथ से धीरे 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 निकलता जा। सर वो देश हाथ से निकलने पे मैं आना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ मिलिट्री पावर कंसंट्रेशन है, पर दूसरी तरफ मिलिट्री की इफेक्टिवनेस, इंटरनल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, बिफोर जो सऊदी अरेबिया आपने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वांट टू कम ऑन दैट। बलूचिस्तान तो रोज ही खबर आती है और अब ऐसे लगता है अब गया अब गया। उसके बाद अफगानिस्तान, जो ये एक टाइम पे सपने लेते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ के, वहां से वॉर चल रही है। पीओजे के सर सेपरेटली आता हूं क्योंकि राजनाथ सिंह ने बोल दिया। तो इन दो जोन्स में आर दे इन कंट्रोल, इज द रिट ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट रनिंग, या वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है? और अगर कोलैप्स हो चुकी है तो वो नेक्स्ट स्टेप इंडिपेंडेंस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम बहुत देर से सुनी जा रहे हैं बलूचिस्तान की हालत खराब है, बट इट इज लाइक हैंगिंग इन बैलेंस। देखिए, रिट तो नहीं है उनकी। रिट इस वक्त लोकल पॉपुलेशन, अगर रिट होती तो आप एयर अटैक और आर्टिलरी शेलिंग और आप गनशिप्स का इस्तेमाल करके वहां पे एक आम आदमी, एक सिविलियन, औरतें, बच्चों को स्कूलों के ऊपर, स्पेशली पश्तून इलाकों के अंदर बहुत ब्लेटेंट है, जहां पर भी काफी बलूचिस्तान में काफी ब्लेटेंट है, और ये जो कार्रवाई कर रहे थे आप नहीं कर सकते। प्रॉब्लम बलूचिस्तान की सबसे बड़ी ये रही है, जो एक आप जो पॉलिटिकल, एक्चुअली जो भी चीजें होती हैं वो लोकल नहीं होती है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये गेम चलती है। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बलूचिस्तान के पास में कोई ऐसा डायरेक्ट बाहर लिंक नहीं है। मैं भारत को लिंक नहीं मानूंगा उसके अंदर, क्योंकि भारत के पास में आप कुछ भी इंग्लिश बोल लीजिए और अच्छी भाषा बोल लीजिए, आज हमारे पास वो लिवरेज ऐसी नहीं है कि हम लोगों को एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम कुछ कर सके। ये जो लेवरेज आज चाइना के पास भी नहीं है, बाय द वे, अमेरिका के पास में वो लेवरेज है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी उसके कंट्रोल में है। अगर वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को बोले कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो तुरंत वहां निकाल जाएगी। तो आसिम मनी, तभी मैंने बोला ये स्मार्ट है, इनकी जो मिलिट्री है बहुत तेज है। आप ऐसे मत समझिए कि नवाज शरीफ के क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ जमीन के ऊपर नीचे गिर करके एक तरीके से बोल रहा है कि आपने अगर सीज फायर नहीं किया हो तो 40 से 50 मिलियन लोग मारे गए होते, आपने बचा लिया और आपने न्यूक्लियर वो क्या कहते हैं चैलेंज उठा लिया, और आपको जो है नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कोई भी देश का नेता पब्लिक प्लेटफॉर्म में इतनी बेइज्जती अपनी नहीं करा सकता जितनी उन्होंने करा रखी है। और एक तो ये पब्लिक इसके अंदर हुआ एट द पॉलिटिकल लेवल, बट सेकंड जो बड़ी प्रॉब्लम है बलूचिस्तान के साथ में, कि आसिम मनी को ट्रम्प की जो एक अपनी लालच है वो पता है। आपको याद होगा कि पहलगाम के दिन से, जिस दिन पहलगाम हुआ था, उससे एक दिन 3-4 दिन पहले आसिम ने ट्रम्प की फैमिली के साथ में एक डील साइन की थी, क्रिप्टो करेंसी की डील। और वो डील है, कई और चीजें हैं जो ट्रम्प का मुंह बंद रखी हुई हैं और उसको काबू में रखा है। ये चीज तब चेंज होगी जब ट्रम्प अपनी उस गद्दी से हटेगा और एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होगी। तो ये जो सीन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, थोड़ा सा गलत टाइम पे हुआ है। अगर यही चीज 2-3-4 साल पहले होती तो कुछ और होता, या 2-3-4 साल बाद में होगी तो कुछ और। बट यस, उनका कंट्रोल नहीं है। इंडिपेंडेंस आने के लिए आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए, आपको कुछ इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। आज बलूचिस्तान एक छोटे सा 5 से 6 मिलियन की आबादी है, यू नो, वो 5 से 6 मिलियन आबादी 6% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान का 50% ऑफ टेरिटरी में अगर फैला हो, तो उसको काबू रखना, मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना चैलेंज नहीं है, मगर एक फेस बाहर विदेश के अंदर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब तक एक एक्सटर्नल सपोर्ट उनको न मिले फॉर रिकॉग्निशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब तक ये चीज प्रॉब्लम रहेगी। भारत ये नहीं कर सकता। अगर भारत चाहे, इंडिया चाहे कि हम बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिकली आ जाएं, तो एक हैंडल पाकिस्तान को मिल जाएगा बड़ा क्लियरली पब्लिक एनवायरनमेंट में बोलने के लिए कि इंडिया सपोर्ट्स टेररिज्म, और फिर वो जो हैंडल है पूरा उसका इस्तेमाल करके जितनी बुराई की तरफ वो आज काम कर रहा है, लोगों को मार रहा है, उससे कहीं ज्यादा गत वो वहां ला सकता है। देन तो सर सबको वो इंडिया का एजेंट बोल के ऑफिशियली ही उनके ऊपर एनी मींस एंड मेथड्स अप्लाई अब वैसे भी कर रहा है, बट यू सेड उसकी स्केल बहुत बढ़ जाएगी, तो वो तो भारत का कोई नहीं है।
पर सर द अदर पार्ट इंटरनेशनली जो आपने बताया कि सिचुएशन फेवरेबल नहीं, और इंटरनेशनल सिचुएशन हमेशा यही होती है, अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुई होती तो कितने देश आजाद होते, नहीं हुए होते, दैट्स इन द रेम्स ऑफ स्पेकुलेशन ऑफ हिस्ट्री। बट सर ये जो वायलेंस हो रहा है और पाकिस्तान की स्टेट रन नहीं पा रही, रिसोर्स रिच ज्यादा है, और एक इकोनॉमिक क्वेश्चन भी आता है कि पाकिस्तान के लिए वो अगर रीजन इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहता, ज्यादा खर्चा होता है आर्मी भेजने में, आर्मी जाती नहीं, ऊपर से अफगानिस्तान का खर्चा भी है, तो ये पाकिस्तान का ये पूरा इंटरनल कोलैप्स वाली सिचुएशन नहीं बन जाती, जो इंटरनल प्रेशर बिकम्स टू मच कि वो आजाद हो नहीं पा रहे और आप अब गवर्न कर नहीं पा रहे। तो सर उस सिचुएशन में किस तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात जाते हुए? देखो, कई लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और कोलैप्स की हद के ऊपर है। मैं ये मानूंगा पाकिस्तान फ्रजाइल स्टेट है। फ्रजाइल और फेल के अंदर बहुत ही एक गैप होता है। आज उसके पास में पैसे की कमी देश चलाने के लिए है, मगर लोग जैसे जो भूखे भी मर रहे हैं, जो भी है थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए है, जिंदगी चल रही है। ऐसे बहुत देश है दुनिया के अंदर जो इस हालत में है। बाउंड्री है, एक आर्टिफिशियल बाउंड्री है, प्रगति कुछ नहीं है, इंडस्ट्री कुछ नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए, सूडान देख लो, ऐसे कई देश है, मैं नाम क्यों लेना चाहिए, ये अभी उस हद के ऊपर नहीं आया है। तो पाकिस्तान की जो सबसे इंपॉर्टेंट बाइंडिंग कंट्रोलिंग फैक्टर है वो पाकिस्तान आर्मी है। मगर पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए जो सबसे आगे चीज चल रही है वो भी पाकिस्तान आर्मी है, अनफॉर्चुनेट। और जो भी पाकिस्तानी की किस्मत है, तो जब आप धर्म के नाम पे 4 अलग अलग 5 अलग अलग कल्चर्स को बांधने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है कि फिर आप प्रोग्रेस के रास्ते पे नहीं चलते। और ये इनकी नीति समवेयर 60s के अंदर से गिरनी शुरू हुई और गिरती चली गई है। तो ये एक चैलेंज है उनके साथ में। बट अभी फेल्ड स्टेट होने के मामले पे मैं टाइम मांगूंगा। थोड़ा सा कई इलाके हैं जहां पर इनकी फौज नहीं जा सकती, पश्तून इलाकों में नहीं जा सकती, बलूचिस्तान में नहीं जा सकती है। बट यस, बाकी तो देश के अंदर जा सकती है। जी, तो सर मैं थोड़ा उसमें आना चाहूंगा, अफगानिस्तान जिसने एक तरह से जंग ही छेड़ी हुई है, अफगानिस्तान जो डिफेंसिव वॉर्स में तो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स रहा है, बट ये एक तरह से डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव वॉर भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी वो स्ट्राइक करता है, पाकिस्तान भी सिर्फ बॉर्डर्स पे करता है, बहुत ऑक्यूपेशनल फोर्स तो भेजने नहीं वाला। तो हाउ डू यू सी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान प्लेइंग आउट इन दैट कॉन्टेक्स्ट? बिकॉज जब अफगानिस्तान पे हमला करो, नोबडी हैज मैनेज्ड टू कैप्चर देम, बट पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है कि वो एथनिसिटी सेम है, वो अंदर भी एक्सप्लोजन कर रहे हैं और डीप घुसी जाएंगे, बॉर्डर कोई सील्ड तो है नहीं। सो डू यू थिंक अफगानिस्तान हैज बिकम द बिगेस्ट सिंगल थ्रेट फॉर पाकिस्तान राइट नाउ? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान इज नॉट अ थ्रेट, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान इज अ थ्रेट। बिल्कुल अलग चीज है। पाकिस्तान ने अपनी पब्लिक को थोड़ा सा हिस्सा इसका, पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो 1970s में जब अमेरिका ने एक युद्ध छेड़ा सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पे कम्युनिस्ट पावर थी, तो पाकिस्तान जब उनको सपोर्ट करना, क्योंकि पाकिस्तान को क्या चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए ट्रेनिंग, हथियार, एमिनेशन, इक्विपमेंट और पैसा। पैसा उसको सऊदी अरेबिया से आ रहा था, पेट्रो डॉलर बढ़ने लगा। जो ट्रेनिंग है, हथियार, असला, सब कुछ, इंटेलिजेंस, ये सारी जो मॉडर्न ट्रेनिंग होती है, इक्विपमेंट होता है, वो उसको अमेरिका से आ रहा था, अमेरिका से पैसा भी आ रहा था। तो ये पैसे की लालच के अंदर इन्होंने अपने देश को बर्बाद कर दिया। एक्चुअली में आप देखें तो वहां से इनके देश की बर्बादी 1971 में शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई। और इन्होंने एक नारा ये लगाया कि ये जो मुजाहिदीन है, तालिबान यानी कि स्टूडेंट्स ऑफ इस्लाम, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये इकट्ठे होकर के ये जंग लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? कम्युनिस्ट के खिलाफ। कम्युनिस्ट कौन है? जो भगवान को नहीं मानते, जो धर्म को नहीं मानते, ठीक है, सोवियत यूनियन के खिलाफ। बिकॉज उस टाइम पे भी अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ये था भाई, ये तो काफिर है, ये तो नॉन मुस्लिम है, तुम नॉन मुस्लिम के साथ कैसे जाओगे? तो सऊदी एक रिलीजियस कवर, उनका पैसा और ये सपोर्ट की हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर लोग धर्म को नहीं मानते। तो ये यहां से एक चीज जो चेंज हुई अफगानिस्तान के खिलाफ वही। और इसको उन्होंने एक और कवर देना था अपने देश वालों को, उनको कहना था ये हमारे पश्चिम में पूर्वी दिशा के अंदर इंडिया है और हमारा देश थोड़ा नैरो है, इसलिए हमको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए। तो एक स्ट्रेटेजिक कवर दिया गया, 2 कवर दिए गए, धर्म का कवर और एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का। उससे पहले स्ट्रेटेजिक डेप्थ की
बात पाकिस्तान में नहीं होती थी। और ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात, इनकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, जो इनकी सामरिक सोच की कम्युनिटी है, टॉप कम्युनिटी, वो इनके दिमाग में इतनी भर गई कि अफगानिस्तान जब भी होगा, क्योंकि हमने इतना सेक्रीफाइस किया है, हमने अपने देश को बर्बाद कर दिया, हम उनके लिए लड़ रहे थे, जो तालिबान आएगा तो हमारा जाएगा। तो तालिबान 1.0 जब आया तो इन्होंने बात करी ड्यूरन लाइन की। उन्होंने बोला भाई ड्यूरन लाइन अब रिजॉल्व करते हैं। तो तालिबान ने उनको बोला यार ड्यूरन लाइन तुमने हेल्प किया ठीक है, बट ड्यूरन लाइन तो हमारा देश का मामला है, वो कैसे रिजॉल्व हो जाएगा? वो जो लाइन है वो तो हमारी लाइन है। ये कहते हैं कि ड्यूरल लाइन को और शिफ्ट करो। तो उस टाइम पे एक ये इनके साथ में अनबन रही और तालिबान ने इनकी हर बात नहीं मानी, बट उनकी जो एक एहसान था उसको मानते थे। सेकेंड टाइम जब अलकायदा को तालिबान ने सब अपने यहाँ पे गेस्ट बना कर रखा और अमेरिका ने बोला ये हमें वापस अलकायदा की लीडरशिप दे दो, और उन्होंने मना कर दिया। तब इन्होंने क्या किया कि दोबारा से इनके अंदर गया और पूरी ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर से। तो तालिबान को लगाने वाले अमेरिका, सऊदी और पाकिस्तान अब तालिबान के पीछे लड़ाई पे लग गए। और इस लड़ाई के अंदर कोई तकरीबन 10 साल आपको मालूम है कि फिर फाइनली 2020 के अंदर, 2020 के आसपास 2022 में तालिबान ने अमेरिका को हराया और वापस अपना इलाका कब्जा किया। इस टाइम पे बहुत क्लियर ये हो गया तालिबान को कि हम पाकिस्तान के ऊपर जो एहसान था वो अभी जीरो, अब हम अपना काम, अपनी नीति अपने हाथ से करेंगे। तालिबान 1.0 जो था एंटी इंडिया, न्यूट्रल इंडिया, इस्लाम की तरफ था। तालिबान 2.0 मे नॉट बी मॉडर्न तालिबान, बट वो अभी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का देश है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये किस्सा अभी पाकिस्तान के लिए खत्म हो गया। बट अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब अमेरिका गया तो उसको नेस्त नाबूद ध्वस्त करके गया, इकोनॉमी ध्वस्त करके गई। इनकी खुद की सोच भी कोई प्रोग्रेसिव सोच नहीं है, थोड़ी सी पीछे की सोच है। जिस देश के अंदर आप 50% जो पॉपुलेशन है उसको घर के अंदर, पर्दे के अंदर बंद कर दो, वो देश कभी भी प्रोग्रेस के रास्ते पे चल नहीं सकता। ठीक है, और भी उनकी कई नीतियां हैं, ये सब फॉरेन पॉलिसी मामला है, मैं एज ए जनरल अगर उनके बारे में बात करूंगा अच्छा नहीं लगेगा। बट बॉटम लाइन ये है कि उनके पास न ऑर्गेनाइज, ये एक परोक्ष लड़ाई करने में, इंसर्जेंसी की लड़ाई करने में सक्षम है। ठीक है, मगर अगर आप बोलें कि कन्वेंशनल फोर्स की लड़ाई करके हम आर्टी गन, टैंक्स और उसके साथ अटैक करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे, वो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो उनके पास ताकत नहीं है, सोच नहीं है। वो जा भी सकते हैं कबायलियों की तरह, कुछ हद तक जा सकते हैं, मगर जहां पे उनको पहाड़ों का सब फासला ना मिले तो वो नहीं कर सकते। तो सर ये ज्यादा डेंजरस नहीं है पाकिस्तान के लिए कि अगर आप गुरिल्ला अटैक जिसको बोल रहे हैं, अगर हम सिंपली भाई गुरिल्ला वॉरफेयर करके पाकिस्तान को और डिस्टेबलाइज करते रहेंगे और उनकी लोग कुक से डीप आल्सो। सर देखो, मैं प्रैक्टिकल बातें करना पसंद करता हूँ। देखिए, गुरिल्ला वॉर करके आप किसी को, देश को खत्म नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के से अगर बात करें आप उनके लोगों से, वो ये चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान हमको इक्वल ट्रीट करे, हमारे साथ में कोई बदतमीजी न करे, ट्रेड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान उसका हिस्सा हो जाए, एक तरीके से उसकी बात करे, एक तरीके से जैसे वो अमेरिका और चाइना के लिए अफगानिस्तान उसके लिए बन जाए। और अफगानिस्तान वो बनना नहीं चाहेगा। अफगानिस्तान के जो तालिबान लीडर्स हैं उनकी बड़ी इज्जत है और हर एक अफगान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट मानता है। जो किस्सा इनकी लड़ाई का चल रहा है वो एक ये है कि लाखों लोग जो कराची और इन क्वेता इलाकों में थे, इन्होंने उनको फटाफट बाहर कर दिया और बोला तुम वापस जाओ। तो एक तो वो गुस्सा है। दूसरा गुस्सा ये भी है कि जो पश्तून है, ये पाकिस्तान का गुस्सा है, जो पश्तून के इलाके बराबर के हैं ऊपर के इलाके में, वहां पे क्या है, स्वात वगैरह के इलाके में, जो पश्तून जब तालिबान के पीछे अमेरिका पड़ा था तो इस इलाकों के अंदर जाकर के ये सारे लीडर्स और इनके लोग फाइटर्स रहे थे और उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। और इनकी जो क्या कहते हैं जीनोलॉजी है, जो इनकी नस्लें हैं वो भी सेम है। तो पश्तून इधर है, पश्तून पठान उधर, पश्तून उधर भी है। तो वो ये अब टाइम आया है कि जब पश्तून के पीछे पाकिस्तान पड़ा हुआ है तो इनके भी लीडर अफगानिस्तान में जाकर के छुपते हैं। तो पाकिस्तान ये कहता है कि यार ये लीडरों की लिस्ट तुम दे दो, हम उनको मार देंगे, खत्म कर देंगे, जो करना है करेंगे इनके साथ।
और अफगानिस्तान कहता है यार ये कैसे हो सकता है, जब हमें जरूरत थी तो उन्होंने मदद करी थी, तुम्हें तो करी नहीं थी, ठीक है, और अब मैं इनको वापस कर दूं। सो इट इज एन इशू ऑफ ईगो, इट इज एन इशू ऑफ वादा किया। तालिबान ने पूरा अमेरिका की जंग इसलिए लड़ी, वो अलकायदा को नहीं मानते, वो अलकायदा से प्यार नहीं करते, वो आईएसआईएस को नहीं मानते, बट एक बार अलकायदा के लीडरशिप उनके पास आ गया तो उन्होंने बोला भाई हम तो नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो जो देश 10 साल एक बड़ी पावर के साथ में जंग देश झेल गया, वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर अपने दोस्तों को हैंड ओवर, ये सब काम पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान उस्मान बिन लादेन के बारे में लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान वहां छुपा हुआ था और अमेरिकन फौज आई और ऑपरेशन करके चली गई। अगर थोड़ा सा खोदेंगे तो पाकिस्तान ने कुछ पैसे के लिए अपना उस्मान बिन को बेच दिया होगा। इसमें मतलब आई गॉट नो डाउट। ये कहना कि 150 किलोमीटर अंदर घुस करके अमेरिकन के 2 हेलीकॉप्टर आए और एक क्रैश भी हो गया, इतना हफड़ा तफड़ी में क्रैश भी हो गया, और पाकिस्तान की फौजें 10, 15, 20 किलोमीटर दूर थी, वो बटाबाद में उस जगह पे नहीं पहुंच पाई। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मन गढ़ंत अच्छी कहानियां हैं। एंड सर पाकिस्तान का तो एवरी पर्सन हु इज मेड मनी, उनका पैसा तो वेस्टर्न देशों में ही है, वो कहाँ पंगा ले सकते हैं सर, पैसा कोई पाकिस्तान में। मैंने एक पेपर लिखा था, फेल्ड मार्शल्स ऑफ पाकिस्तान, ये पब्लिश हुआ था, मेरी किताब है रिफ्लेक्शन ऑन स्ट्रेटजी, उसमें लिखा है मैंने कि पाकिस्तान का जो प्यार है चाइना की तरफ बहुत है, और पाकिस्तान कुछ भी कर ले चाइना के साथ, मगर अमेरिका को यूरोप को नहीं छोड़ सकता। देखिए 2-3 चीजें हैं जो भी आप उनके पास ही नहीं है, हमारे देश में हो चाहे बाहर के किसी भी एशिया और अफ्रीका देश में अगर आप देख लें, तो जो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है वो कहाँ इन्वेस्टेड है, वो इन देशों में इन्वेस्टेड है। और ये जो वेस्टर्न देश हैं, अमेरिकन देश हैं, ये बड़े नोबल बातें करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मगर ये पैसे के ये भी बहुत भूखे और लालची हैं। ये जितना भी, अगर मैं आज एज ए जनरल बहुत पैसा कमा लूं, करोड़ों, तो मैं अगर अपने यहाँ पे नहीं छुपा सकता तो मैं वहां छुपा सकता हूँ। सभी टॉप ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, जनरल्स जो पाकिस्तान के हैं, उनके बच्चे चाइना नहीं पढ़ रहे। भाई अगर चाइना में होता ना 85% हथियार वहां से आ रहा है, तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? यूके, फ्रांस, वहां पे क्लबबाजी हो रही है, डांस हो रहा है, लड़कियां इनकी सब अच्छे कपड़े पहन के, आप जैसे समझ रहे हैं, घूम रहे हैं, और ये यहाँ पर अपनी जनता को धर्म का जाप पढ़ा करके अपने लड़कियों को यहाँ पर उन्होंने बंद कर रखा है। सो ये इनका ही नहीं है, आप ईरान का देख लो, ईरान के जो उनकी बेटियां हैं, जो टॉप लीडरशिप रजीम की, क्लरिक्स की, वो अमेरिका में क्या कपड़े पहन के और क्या पबिंग है, क्या ड्रिंकिंग है, एक शान शौकत की लाइफ है, पूरा पैसा है, बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियां हैं, महल में रह रहे हैं। सो पाकिस्तानी जनरल, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जब यूं इशारा करता है ना अमेरिका, वो सब करना पड़ेगा। सर ऑप्शन ही नहीं है सर, मनी सारा तो वहीं पे है, और चाइना एज यू सेड एस्पिरेशनल नहीं है। व्हाई टॉक अबाउट पाकिस्तान? वर्ल्ड में फॉर गुड बैड अगली, वेस्टर्न प्लेसेस आर एस्पिरेशनल फॉर रिच ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू गो टू फॉर लास्ट 200, 300 years. Nobody wants to retire sir in China. Nobody even Western area is the best place for a corrupt person to go and live. आप चाइना में चले जाएं और आप करप्ट हैं, तो सबसे पहले चाइना ने आपको, चाइना तो अपने करप्ट लोगों की ऐसी कर रखा है, वो एक के बाद एक जनरल्स को उठा करके जेल में डाल देता है, ठीक है, इसको हैंग कर देता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, करप्शन वहां भी है। मगर आप चाइना में जाकर के कहाँ एंजॉय करोगे? कौन सी जगह जाकर के पैसे पार्क करोगे और सर अब मैं थोड़ा आना चाहता हूँ कि आपने पीओजेके पे, क्योंकि अभी रिसेंटली पीओजेके में जो चल रहा है वो तो पता ही है अनरेस्ट को, पर डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैसेज क्लियर है, अगर बात होगी तो सिर्फ पीओजेके पे होगी, जिसका एक्सपेक्टेडली पाकिस्तान का एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आता है कंडेम करते हुए, कहते हुए कि ये गलत है, एक्सेट्रा लॉन्ग स्टोरी, वो सेम ओल्ड स्टोरी सर। तो सर ये जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट लेके आएंगे वापस एक बार इसलिए जाता हूँ। एक छोटी सी चीज बताऊं आपको इश्करन, जो लास्ट की 1, 2, 3 नीचे से चौथी लाइन है ऊपर, मैं तो ये देखा भी एक झटके में, उसमें स्पेलिंग देखा है रोज की जो देश एक सिंपल से इसके अंदर स्पेलिंग सही नहीं लिख सकता, रोग स्टेट के बंदे में राउज रेड कलर को बोलते हैं,
वो एक स्पेलिंग लिख करके बोल रहा है, वो क्या देश है? ठीक है, आपको मालूम है ना कि शहबाज शरीफ का ट्वीट है, जो अमेरिका से ड्राफ्ट ट्वीट आता है उसमें वो लिखा है ये ड्राफ्ट ट्वीट करना है, वो ट्वीट कर दिया। जो देश ऐसी है। बट हाँ, आपके जो सवाल है, तो सर इसमें एक बात जोड़ूंगा, पर उनके लिए सर ये सूट भी करता है, बिकॉज लैपडॉग हो, आप कन्वीनियंट हो, तो मास्टर को सूट लैपडॉग ही करेगा ना। तो सर जो आप पहले बोल रहे थे कि वो अपने आप को बेचना, और जब लोग कंपेयर करते हैं कि भाई इंडिया की पॉलिसी से, मैंने कहा कैसे कंपेयर कर सकते हो? कोई जो अपने आप को बेचने को, प्रोस्टिट्यूट करने को रेडी है, यू कांट कंपेयर एनी नेशन विद दैट सॉर्ट ऑफ अ नेशन। तो उनको कुछ लाभ तो मिलेगा ही उस बात का। बट एनीवे सर, टू द पॉइंट। आप ईरान को देखो और पाकिस्तान को देखो। चलो मैं ईरान को छोड़ दो, आप गल्फ कंट्री से कितने देश वहां देखो। दुनिया के अंदर कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की तरह है और अपनी औरतों को बेच रहा है चाइना के लिए, अपने लोगों को बेच रहा है। वो एक ऑफिशियल तरीके से बेगिंग इंडस्ट्री चलाते हैं। जो दो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान का, दो क्या एक्सपोर्ट है, एक टेरर और एक बेगिंग। ठीक है, यही दो एक्सपोर्ट है, ये भी लिखा है मैंने अपने कहीं किसी आर्टिकल में। इनके दो ही एक्सपोर्ट है। और मैं आई एम नॉट टॉकिंग बाय एयर, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये थ्रू डेटा कंपाइलेशन के थ्रू जो सऊदी अरेबिया ने उन्हें जहाज में बिठा करके इनके बंदे वापस भेजे हैं। एंड अगर आप गल्फ कंट्रीज में चले जाएं तो ये पाकिस्तान, व्हाई डू यू थिंक कि पाकिस्तानी इस विदेश में जाकर के अपने आप को बताते हैं इंडियन रेस्टोरेंट? ये क्यों नहीं बोलते? वो जो अपने आप को बताना चाहते हैं तो इंडिया क्यों बताना चाहते हैं मैं इंडियन हूँ? वो अपने आप को पाकिस्तानी क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि इनकी नस के अंदर, इनको बचपन से आप अगर ये सिखा रहे हैं कि औरतें यूज करने के लायक हैं, रेपिंग इज ओके, 9 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, 11 साल की बच्ची हो, ये इनके यहाँ पे ट्रेंड है। बाकी जगह पर एक्सेप्शंस हैं, बट यहाँ पे एक नॉर्मल बिहेवियर है। और ये तो बोलते पब्लिकली, यार ये तो हमारे यहाँ ट्रेंड है भाई, लड़की अगर 9 साल 10 साल की है, यस बोले चाहे नहीं बोले, वो तो प्रॉपर्टी है। बट कमिंग ऑन टू पीओजे के पार्ट, जब ये आप लोग लिखते भी हो ना पीओके, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक बहुत छोटा सा इलाका है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, ये हमारे जो जम्मू कश्मीर है उससे कहीं 2/3 उसका दोगुना हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है। एक तो कुछ कबायलियों की वजह से और पाकिस्तान आर्मी के अंदर आने की वजह से हुआ, और एक ब्रिटिशर्स ने मेजर ब्राउन के तरीके से थ्रू डिसेप्शन उन्होंने गिलगित बाल्तिस्तान में किया। तो जो बात राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर, वो सही कह रहे हैं। अगर हमें बातचीत करनी है तो हमें अपने टेरिटरी के बारे में बातचीत करनी है। और हम किस चीज के बारे में बात करें? हम तो ये नहीं कह रहे कि बलूचिस्तान के बारे में बात करो, हम ये भी नहीं कह रहे कि पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में क्या हो रहा है। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हमारी जो सिख लड़कियां हैं वहां पर, जो सिख धर्म को मानने वाली लड़कियां हैं, उनके साथ रेप हो रहा है, हिंदुओं के साथ रेप हो रहा है। हम आपके इंटरनल उसके अंदर हम कुछ नहीं कह रहे, हम चुप हैं। हमको आप पीओजे के दे दो, हमको ऑक्युपाइड टेरिटरीज दे दो, वो हमारा इलाका है, हम उसके बारे में बात। तो ये इसमें कोई, और प्लस इसके बारे में पार्लियामेंट के अंदर इस गवर्नमेंट ने नहीं, इससे पहले की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे भी हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी एम्फेटिकली पास, और सारे बोलते हैं अक्रॉस द बोर्ड दैट पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान हमारा इलाका है और हमारे पास होना चाहिए। और सर अब जब वहां पे जो सिचुएशन है, जितना अनरेस्ट है, डू यू थिंक भारत उस पर सफिशिएंट कर रहा है, एटलीस्ट ऑन द लेवल ऑफ रेजिंग इट एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स? क्योंकि हमने कोई बहुत स्टेटमेंट्स, आवाजें नहीं सुनी डूइंग द प्रेशर। कुछ लोग तो कहते हैं फूड सप्लाई भेजो, कुछ लोग कहते हैं बॉर्डर पे खड़े कर दो ट्रक। मैं वो ऑप्शन प्रोबेबली यू प्लीज कमेंट ऑन व्हाट इज द वायबिलिटी ऑफ दैट ऑप्शन, बट आवाज तो उठा ही सकते हैं। देखिए, आवाज दो भी तीन क्यों नहीं उठा रहे हैं? जिसको आवाज उठानी चाहिए वो तो एक भी नहीं उठा रहा। मीर वैस साहब तो चुप बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी आप किसी आदमी को यहाँ पे कान से पकड़ लें तो बड़ी बड़ी आवाजें आती हैं। महबूबा मुफ्ती चुप बैठी हुई है। सारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चुप है, क्योंकि वो पाकिस्तान है और उनको भी भय है। वो उनको प्यार, मैं ये चीज बता दूं आपको, किसी को भी, कोई भी पॉलिटिशियन है, उसको वहां पे पीओजेके के अंदर जो शिया हैं या मीरपुरी हैं, अगर मैं किसी को बता दूं कि ये मीरपुरी हमारे पास आ जाएंगे ना, तो ये जो कश्मीरी बैठे पॉलिटिशियन है वो हाथ जोड़ लेंगे, कहते हैं यार मीरपुरी मत लेके आओ। बहुत ही खतरनाक कम्युनिटी है। ठीक है, जो शेख अब्दुल्ला ने बोला भी था, जो सुनने में आया, गॉसिप है कि सच है, मुझे पता नहीं है, कि सब कर लेना कश्मीर का हिस्सा वापस आ जाए, बट मीरपुर का हिस्सा हमारे पास नहीं आना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जो कश्मीरी मुद्दा उठाते हैं, कश्मीर का मुद्दा होता है,
या एंटी इंडिया बातें होती हैं, ये सारी पंजाबी कम्युनिटी नहीं करती है, पाकिस्तान के बाकी लोग नहीं करते, बलोच नहीं करते, पश्तो नहीं करते, सिंधी नहीं करते, मीरपुरी करते हैं। एक जम्मू के सामने का इलाका है, थोड़ा सा मीरपुर का इलाका है, जहाँ के लोग बहुत प्रॉस्परस हैं, एग्रेसिव हैं, फाइटर्स हैं, अच्छे फाइटर्स हैं, और उनसे ही पाकिस्तान आर्मी थोड़ा डरती है, वरना जम्मू कश्मीर जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उनके अंदर पाकिस्तानी सेना किसी से नहीं डरती है। अब ये रही बात कि हमने क्या करना है, हमें कितना करना है। मैं अगेन हर चीज जियोपॉलिटिकल, अगर ये समय एनर्जी क्राइसिस का नहीं होता, अगर ये समय टैरिफ का नहीं होता, अगर ये समय कोई और समय होता, तो शायद हमारा देश, हमारी देश की जो टॉप लीडरशिप है जिसने ये काम करना है, शायद कुछ और तौर तरीके अपनाती। मगर आज वो मौका नहीं है। आज आप समझ रहे हैं कि अगर एक जहाज तेल का या गैस का हमारे पास सभी जगह नहीं जा रहा, हॉर्मूज की जो प्रॉब्लम है, रेड सी की प्रॉब्लम है, बंदर अब्बास की प्रॉब्लम है, रशियन ऑयल की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे देश की ही नहीं है, ये प्रॉब्लम यूरोप की है, ये प्रॉब्लम चाइना की है, ये प्रॉब्लम सभी साउथ एशियन देशेस नॉर्थ अफ्रीकन देशों की है, और सभी के देशों की है। और सभी जगह रेट बढ़ रहे हैं, सभी जगह क्राइसिस है, सभी जगह जॉब की प्रॉब्लम हो रही है, सब जगह एक आम आदमी को थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। मगर हमारा देश पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। आप जो चीज फ्री दे रहे थे, अगर आप उसमें से 6 में से अगर आप 3 पे आ जाते हैं, तो ये एक कारण हो जाएगा यहाँ पे बवाल होने का। जब आप ऐसी चीजों के साथ देख रहे हैं, तो आपने अगर पीओजेके के बारे में बोला, और जिसके ऊपर शह अमेरिका का है, डीप स्टेट का है, और वो आपको फिर से चाबी खींचने लगता है, क्योंकि हमारे 80 साल के अंदर, 70-80 साल के अंदर हमारे पास लेवरेज क्या है? हमारे पास लेवरेज एक हमारे पास मैन पावर है, और जो हमारी डायस्पोरा है बाकी देशों के अंदर, वो भी चुपचाप अपना, कहते हैं हमारे देश के लोग बहुत ही मेहनती हैं, सिंपल हैं, वो सारे सिंपल देश चुपचाप लोग बात करते हैं अपना, जो उनका डीप स्टेट। इनफैक्ट अगर आप ट्विटर पर जाएंगे, तो वहाँ के जो टॉप नुमाइंदे हैं अमेरिकन इंडियन डायस्पोरा के, वो जो ट्रम्प बोलता है उसकी हाँ में हाँ होती है, और वो ये हमको समझाते हैं कि आप ट्रम्प की बात मानो, डीप स्टेट की बात मानो, और आपका भला होता रहेगा। सर अगर मैं एक अनचैरिटेबल व्यू लूं, तो आई वाज इन यूएस, तो वहां पे ऐसी बात कर रहे थे, हर कंपनी का सीईओ इंडियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडियंस आर नॉट ट्रबल मेकर्स। सो जब वहां पे इफ यू आर मेकिंग समबडी अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, हाउ कंप्लायंट विल ही बी टू द शेयर होल्डर्स, जो फाउंडर है। तो अब ये अनचैरिटेबल व्यू भी है, बट एक व्यू ये भी लोग डिस्कस करते हैं कि इंडियंस डोंट मेक ट्रबल, उसके रीजंस एडवांटेजेस भी हैं। समथिंग इंडियंस मेक ट्रबल ओनली फॉर इंडियंस। ठीक है, मैं भी 1 साल रहा यूएस के अंदर, तो मैं उस टाइम का बताना नहीं चाहूंगा कि आपकी मदद करने के लिए अमेरिकन आ जाएगा, बट अगर आप इंडियन के पास जाओ, थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है मदद लेना। वो कहते हैं यार आगे चलते रहो। हाँ, अगर आप कम्युनिटी बाजी में चलोगे तो शायद हो जाए। वी गेट वेरी डिवाइडेड वेरी वेल देयर आल्सो, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कमिंग ऑन द टॉपिक, ये पीओजेके, मुझे नहीं लगता कि सरकार को ओवरटली या कोवर्टली कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो पीओजेके की जनता है, वो एक आर्म्ड रिबेलियन वाली जनता नहीं है कि वो टेररिज्म कर ले। बिकॉज जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो टेररिज्म है या टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं करी, वहां से पाकिस्तान से पंजाबियों ने वो बलूचों को लेके आए, पश्तून को लेके आए, अफगान को लेके आए, बाकी सब जगह से लेके आए। यहाँ के कुछ लोग जब इनिशियल टाइम पे गए थे, उन लोगों को उन्होंने वापस हथियार देके भेजा, और उनमें से कईयों को मरवा दिया। तो ये जो कम्युनिटी है, वो उस कम्युनिटी के हिसाब से नहीं चलती है। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, काफी पीसफुल प्रोटेस्ट है। जो उनकी, बाकी आपको मालूम होगा इस प्रोटेस्ट के लिए उनकी क्या डिमांड्स है। खाना चाहिए उनको, फूड, फ्यूल और सम फ्रीडम चाहिए। वो तीनों चीज इनको मिल नहीं रही है। और यहाँ जम्मू कश्मीर पीओजेके जो ऑक्युपाइड एरिया है, वहाँ की रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। पानी इधर जा रहा है पाकिस्तान के पास में, पावर उधर जा रही है, ये सब इनको यहाँ नहीं मिल रहा। और बाकी गिलगित बल्तिस्तान की जो रिसोर्सेज है मिनरल की, वो चाइना जा रही है, और उसका जो पैसा आ रहा है वो इनको नहीं मिल रहा। तो बलोच भी यही कह रहे हैं, मगर बलोचों ने हथियार उठा रखा है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक इज्जतदार कौम है। ये लोग नहीं कर सकते और ना करेंगे। बेसिकली फूड मांग रहे हैं। पर सर इंटरेस्टिंगली, जैसे आपने बोला, जब यूरोप चाहता है तो ह्यूमन राइट्स उठाता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में अब यूरोप ने ह्यूमन राइट्स उठाना शुरू कर दिया है कि रिपोर्ट्स फ्लैग्स डिसअपीयरेंस इन खैबर पख्तूनख्वा, यूरोप ने, नॉट यूएस, इन बलूचिस्तान में मेरे ख्याल से दूसरी बार ही आया है या दोबारा चर्चा में आया है। तो
कहीं कुछ मूवमेंट हो रही है या उनकी डायस्पोरा करवा पा रही है कि ह्यूमन राइट्स आज तक आपने सुना ही नहीं था, बट अब थोड़ा थोड़ा बलूचिस्तान खाईबुर पे लेके इनिशियल बट स्टार्ट तो हो गई है ह्यूमन राइट जगहों ऐसा पे। नहीं है इश्करन। जब 2001 में अटैक हुआ था और उसकी जो लड़ियां थी वो पाकिस्तान पहुंची, और जब बुश ने बोला ग्लोबल वॉर ऑन टेरर करेंगे, तो उसमें बड़ा क्लियर था कि भाई इस्लाम धर्म से ही आने वाले लोग टेररिस्ट हैं। तो जब आप ग्लोबल वॉर ऑन टेरर करोगे तो किसके पीछे चलोगे? इस्लाम के को मानने वाले चलोगे। तो पाकिस्तान उस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो पाकिस्तान को फिर प्लांट बना गया। कैसे प्लांट किया बना गया? वो यही सब तरीके थे। फिर धीरे धीरे करके इंडिया के बोलने के ऊपर, और खासतौर से जब ये उरी का कांड हुआ और कुछ और कांड हुए, तब FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्तेमाल करके उनको ब्लैकलिस्ट पर डाला गया और कई उनके ऊपर हिदायतें दी, मॉनिटरिंग हुई। बट पाकिस्तान बहुत स्मार्ट देश है ना। वो आपको यहाँ से पैसा नहीं आया तो वहां से लेगा, वहां से नहीं आएगा तो सऊदी से ले लेगा। वो अपने सोल्जर्स भेजेगा। वो जॉर्डन में उसने सोल्जर्स भेजे जहां 25,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को उन्होंने मार गिराया। कोई जानता नहीं है इसके बारे में, हम बात ही नहीं करते। ये जो नैरेटिव्स है वो हमारे देश के मुसलमानों को ही नहीं पता है, हमारे देश के जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं पता है कि पाकिस्तान को धर्म से कोई नहीं मतलब है। उसकी जो लीडरशिप है वो धर्म का नाम यूज करके, हुक्म चढ़ा करके, और वो सिर्फ काबू रखना चाहती है लोगों को। जो एलीट है वहां के, वो पूरे देश के ऊपर कब्जा रखना चाहते हैं। वहां पे फ्रीडम कहने के लिए है, जो वोटिंग वाली पावर है, और वहां जो कमांड कंट्रोल रूल है ये कुछ फैमिलीज और कुछ और मिलिट्री टॉप की जो लीडरशिप है उनके पास रहता है, उसी में चलता है। रिलीजियस लीडर्स को भी वो उन्होंने इस्तेमाल करके रखा हुआ है अपने साथ में चलने के लिए। और सर, जो आपने पाकिस्तान के एलीट की बात की ना, इट रिमाइंड्स मी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द पाकिस्तानी वाज, हम कॉलेज में थे, एक इंटरनेशनल डिबेट थी, तो पाकिस्तान से कुछ आए हुए थे। ऑनेस्टली वी वर 18-19, दे वर वे मोर मॉडर्न देन अस, बॉयज गर्ल्स इन ईच अदर्स रूम। तो वहां पे मैं एक रात को बैठ के बात कर रहा था, बोलता भाई पाकिस्तान में 1% है जो सॉरी 10% है जो पढ़ता है, वो मदरसों में पढ़ता है, 1% है जो जाके इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, और 0.01% है जो हम लोग हैं, वो लाहौर के कोई लम्स वम्स कोई कॉलेज था वहां से आए हुए थे, हम हैं जो एक्चुअल पाकिस्तान है। तो वहां पे उनके दिमाग में सेग्रीगेशन वाज वेरी वेरी क्लियर दैट वी आर द 0.01% जिनको आप इंटरनेशनली इवेंट्स में मिल सकते हो, बाकी सब तो मदरसा छाप है। आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट उनकी भाषा यही थी कि मदरसा छाप लोग हैं। तो डिफरेंस तो है ही है। आज 25 मिलियन स्टूडेंट्स आर नॉट इन स्कूल, मदरसों में भी नहीं है वो। 25 मिलियन बच्चे, यानी कि जिस देश की संख्या 250 मिलियन हो, 250 मिलियन हो, 25 करोड़, ठीक है, मैं राइट? हाँ, या तो जिसमें से 25 मिलियन 10% बच्चे स्कूलों में ना हो, तो उस देश का फ्यूचर क्या है? उसका प्रेजेंट, और ये जो फ्यूचर और जो प्रेजेंट है, ये बनाने की छाप 1970s 80s में पड़ी, जब इन्होंने मदरसे खोले और मस्जिद खोली। वो इसलिए खोले कि उनको लोग चाहिए थे वो जंग लड़ने के लिए। और देखिए, मैं भी एक चीज बताऊं, कहीं भी आप चले जाओ धर्म के नाम पे या आइडियोलॉजी के नाम पे, यूथ बड़ी पढ़ना कौन चाहता है? ठीक है, आप हथियार दो, आप एक कॉज दे दो। आप आजकल देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे आकर के स्ट्रीट के ऊपर कोई ना कोई ऐसे गलत बात भी कहते हैं, हम गर्दन काट देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बड़ा ग्लैमर लगता है, और बड़े स्ट्रेंज ऐसे माँ बाप हैं जो अपने माँ बाप बच्चों को उस रास्ते पे। अब आपने उनको ओपीएम चढ़ा रखी है कि अगर वो देश, मैं जब कोर कमांडर था तो एक लड़का पकड़ा गया, पाकिस्तानी था, और उसने बड़े साफ साफ शब्दों में बोला कि भाई मेरा फादर लश्कर तौबा में जाना चाहता था, कुछ घर की कारणों से नहीं जा पाया, और उसको गवर्नमेंट की कहीं नौकरी मिल गई और फॉरेस्ट गार्ड वगैरह बन गया। तो उसने तब प्रॉमिस किया था, मतलब 25 साल पहले, कि जब मेरा कोई बच्चा होगा तो मैं उसको वहां भेजूंगा। तो 7-8 बच्चे थे, उसने एक बच्चे को उठाया और लश्कर के पास गया, उसने बोला भाई ये बच्चा, थैंक यू सो मच, 3-4 साल का बच्चा था, और हैंड ओवर कर दिया। इसी तरह से इनकी जो पूरी टेरर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चलती है। ये एक सोशल पॉलिटिकल भी चीज है, क्योंकि क्या होता है, पैसे आते हैं बेगिंग से, भीख मांगने से पैसे आते हैं, डोनेशन आता है, लोग खैरात देते हैं। खैरात से क्या होता है कि कम से कम वो बच्चा जिसके पास में 10 बच्चे हैं, अगर उसको 3 बच्चे मदरसे में जाकर के रह करके फ्री में पैसा, खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, अब उसके साथ में क्या दुर्दशा हो रही है।
वो आपको पता ही है कि मदरसों में क्या होता होगा, जब हम्म, जहाँ ऐसे लोग आप छोड़ के चले जाएं, जो हम्म, उनको पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी हम्म, कितने समझदार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और वो हम्म, क्या आशय करते होंगे। आपको आई डोंट हैव टू पुट वेरी मच हम्म, इमेजिनेशन ऑन इट। हम्म, जो हम्म, देश की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी अपने देश को के साथ में ऐसे स्कूल चलाने की इजाजत दे दे, तो हम्म, वो अपने देश को कहाँ लेके जा रहा है। आज वो देश काबू में आने के लिए, हम्म, तो इट विल टेक देम एटलीस्ट 50-60 साल हम्म, कहीं सही दिशा में चलने के लिए, जब ये अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज करेंगे। हम्म। सर, पाकिस्तान से बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं, क्योंकि एक रीसेंट इवेंट हुआ, वैसे तो किसी और दिन सर डेप्थ में डिस्कस करेंगे, जहां पे यूक्रेन सरप्राइजिंगली अटैक करता है एक ईरानियन कमर्शियल वेसल को कैस्पियन सी में। ईरान कहता है एक हमारा सेलर मारा गया, एक इंजर किया गया। तेहरान कहता है कि अब अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए वो कुछ कदम लेगा। अब लोग इसको जोड़ रहे हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से कि ईरान ड्रोन सप्लाई करता है रशिया को इसलिए किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान की भी सप्लाई लाइन रुक रही है इसलिए किया। पर कुछ लोग कह रहे हैं सर कि यूक्रेन इज अ टेस्टर, कि भैया अगर ईरान का जो ब्लॉकेड है उस पर यूरोप क्या करेगा। सर, आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, क्योंकि सडनली क्या आप देशों को, अगर ईरान कुछ करता है तो इट्स फ्री फॉर ऑल, आपको अपनी मिलिट्री पावर, नेवी पावर यूज करके अपनी सप्लाई लाइन इंश्योर करनी पड़ेगी, और दिस इज विद रशिया संबंधित ईरान का जो सपोर्ट है या रशिया का जो सपोर्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में है सर ये। नहीं, देखिए, ईरान और रशिया का सपोर्ट तो है ही है। ईरान, रशिया, चाइना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहे। वो करेंगे। यूरोप, यूक्रेन, अमेरिका एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो करेंगे। सबकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, अपनी अपनी सोच है। कोई भी मैं ये नहीं मानता कोई भी सोच गलत है। ये कहना कि उसकी सोच सही है, इसकी गलत है, और ये हम लोग कौन डिसाइड करने वाले हैं, जब उन्होंने ये डिसाइड ही करा हुआ है। ईरान ने बोला है कि भाई मेरे को न्यूक्लियर बम चाहिए, मैं तो धर्म मानने वाले पे चलता हूँ, हमारे यहाँ पे औरतें बुर्के में रहेंगी। वो उनकी सोच है। आप कौन होते हैं उसके अंदर कुछ करने वाले, सरेंडर ह्यूमन राइट्स, वो आप इसलिए इंटरेस्ट कर रहे हो। भाई नाइजीरिया के अंदर, सूडान के अंदर क्रिश्चियंस मारे जाते हैं, 300-300, 400-400 लोग उन्होंने एक एक दिन में कत्ल करके गाड़ दिए। ठीक है, उनको गाड़ने वाले लोग भी करते हैं। अमेरिका वहां नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? जो ये सारे क्रिश्चियंस उठा उठा के झंडा इस ईरान के पीछे चले हुए हैं, वो एक उधर कोई एक्ट करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि रिसोर्स नहीं। जिस दिन बलूचिस्तान ने बोल दिया कि भाई मेरे पास ये रिसोर्स है, तेल है, गैस है, और न्यूक्लियर बनाने के लिए यूरेनियम है, और मेरे पास वो मटेरियल है, रेयर अर्थ, मैं पाकिस्तान को देने के बदले में मैं अमेरिका को देने चाहता हूँ। बलूचिस्तान आज तुरंत अमेरिका के साथ में चला जाए। ठीक है, सो लेस मैं इसको बड़ा क्लियर कराता हूँ कि ये लोग जो सोचते हैं कि पश्चिमी देश आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए चलते हैं, बहुत गलत फहमी में है। वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डीप स्टेट, थिंक टैंक्स, प्रोटेस्ट वाले जो कंसेप्ट है, ग्रेटा थनबर्ग टाइप लोग हैं, ये इन सबको इकट्ठा करते हैं, तब जरूरत पड़े तो किसी देश के बारे में बैनर लगाओ, फिर लिख दो। आज जैसे चल रहा है कि ग्रेटा थनबर्ग ने बोला है कि भाई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ हूं मैं। यहाँ प्रोटेस्ट खत्म हो गया, मगर वो बोल रही है। कौन बोल रहा है उसको बोलने के लिए? उसे क्या मतलब? उसे पता भी है इंडिया के बारे में कुछ? सो सर, उसको शायद ज्यादा पता है, अगली प्रोटेस्ट का सपोर्ट अभी से कर रही है। हाँ, मे बी, या यू आर करेक्ट। देखिए, ये जो जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, ऐसे नहीं होता कारण, माइंड यू, कारण जायज होता है, मगर जब वो शुरू होता है, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है डीप स्टेट का, अमेरिकन का काम करने का। हमारे देश में नहीं है, हर जगह ट्राई करते हैं। नेपाल के अंदर किया, बांग्लादेश में किया, श्रीलंका में किया, वेनेजुएला में किया, आप कहीं भी चले जाओ हर जगह। बट कमिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपने पूछा है, यूक्रेन एक प्रॉक्सी देश है यूरोपियंस का। ठीक है, मैं थोड़े से समय के अंदर बताऊंगा कि यूक्रेन की जो लड़ाई है वो अमेरिकन ने किसी कारण से शुरू करी है, वो सब्जेक्ट ज्यादा हो जाएगा। वरना वहां पे जो चीजें थी स्टेबलाइज थी, वहां पे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं। 2014 से पुतिन उनको बताता जा रहा था, यार ये मत करो, मत करो, मत करो। उन्होंने कर दिया फाइनली। पुतिन को जो करना था उसने भी किया। आफ्टर ऑल, अपनी देश की सुरक्षा के लिए, स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी के लिए अगर कोई आदमी काम करता है, गलत नहीं करता है, वो ठीक है। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका की माइट आज यूक्रेन के पीछे है। अब आप यूरोप का मजा देखिए, जो यूक्रेनियंस नहीं समझ रहे, या समझ रहे हैं कर नहीं पा रहे। यूक्रेनियंस आर स्लाविक नेशंस, कंट्री, स्लाविक पीपल्स। ठीक है, रशियन तकरीबन जो उनके बीच में है ना, जैसे इंडियन, भारत और पाकिस्तान के लोग एक ही, वो पाकिस्तानी अपने आप को भले ही बोलता है कि मेरे को क्या कहते हैं,
मंगोलिया से लोगों ने आए और हमारी माँ के साथ में कुछ किया और आज हम पैदा हो गए। कोई सऊदी वाला बोलता है कि मैं उसकी का बेटा हूँ, कोई बोलता है कि मैं पर्शिया का बेटा हूँ। बड़े शर्म की बात है लोग ऐसे बोलते हैं। वैसे ही यूक्रेन के अंदर दोनों स्लाविक देश हैं, एक तकरीबन डीएनए ज्यादा फर्क नहीं है और यूक्रेनियंस बहुत ही लड़ाकी किस्म के खुरापाती किस्म के लोग रहे हमेशा उस रीजन के अंदर। अब आप देखो कि यूरोप लड़ाई लड़वा रहा है, अमेरिकन लड़ाई लड़वा रहे हैं यूक्रेनियंस को रशिया के साथ। कौन किसको मार रहा है? भाई भाई को मार रहे हैं, ठीक है। और फायदा किसका हो रहा है? जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, पोलिश, जिनको यूक्रेन और रशियन से बेहतर उनका फायदा हो रहा है। और एक आदमी ज़ेलेंस्की या कुछ एक टीम है उनके चक्कर में पूरी कार्रवाई चलती चली जा रही है। सो दैट इज वन पार्ट। तो मुझे लगता है कि जो इसका आदेश है वो यूक्रेन के पास में आदेश है, ये है अभी ईरान के पास में सामान जा रहा है और ये जो 2-3 टैंकर हैं उनके ऊपर अटैक करो और हमला करो, उसको डिस्ट्रॉय करो। जी, एक वन ऑफ केस है। और ईरान की बात आप जो भी कर लीजिए, ईरान मतलब आई एम नॉट विद ईरान और नॉट फॉर ईरान, मगर मैं ईरान की बड़ी इज्जत इसलिए, देश अपने के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, ठीक है। भूखा रह जाएगा, मर जाएगा, बट वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, ठीक है। उसके देश के ऊपर हमला हुआ है और यूक्रेन ने किया है, वो यूक्रेन का बदला जरूर लेगा। आज नहीं लेगा तो 1 साल बाद लेगा, बट वो बदला जरूर लेगा। जी सर, नेक्स्ट टाइम पूरा ईरान मिडिल ईस्ट डिस्कस करेंगे जब भी आपके पास समय हो। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम और आज इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो पूरा पीओजे के पूरी सिचुएशन के ऊपर एनालिसिस और सारी बात को इन डेप्थ समझाने के लिए। एंड प्लीज सर, थैंक यू। या दिस बुक गॉट लॉन्च्ड 4-5 days बैक। आज ऑपरेशन विजय का टाइम चल रहा है। स्नो लिपर्ड्स ऑफ गुरेज, बहुत अच्छी स्टोरीज हैं इसके अंदर, यंग कैप्टन्स, यंग मेजर्स और कई चीजें जो लोगों को नहीं पता है, जो अभी बात कर रहे थे ना, पाकिस्तानी लीडरशिप कैसे कंट्रोल करती है, वो सब चीजें इसके अंदर है। जी सर, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट ऑडियंसेस कैन गो डाउन, एंड मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज चेक इट आउट। थैंक यू सर सो मच फॉर योर टाइम। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।